साल 2022 फर्स्ट आईफोन के 15th एनिवर्सरी के साल में आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, जो कि आईफोन 13 के कंपैरिजन में सिर्फ कुछ कैमरा क्वालिटी और सैटेलाइट कनेक्टिविटी में ही ज्यादा है। कभी आईफोन को इनोवेशन के लिए जाना जाता था, लेकिन स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद इनोवेशन कुछ अब माइनर अपडेट्स और बेसिक चेंजेस तक ही रह गई है। ये बात आप बहुत आसानी से आईफोन के गिरते हुए सेल्स ग्राफ से समझ सकते हैं। तो क्या अब दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी एप्पल अपने डाउनफॉल की तरफ है? And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. Apple trading lower this morning. The stock was the only Dow component in the green week to date, now giving back a lot of those gains. Is Apple making the same mistakes as Nokia? Is Apple going the Nokia way? Is it poised to collapse just like Nokia? साल 2007 जब दुनिया नोकिया, मोटोरोला और ब्लैकबेरी के कीपैड फोन्स और स्मॉल डिस्प्ले में चॉइस ही कर रही थी, तभी स्टीव जॉब्स ने एप्पल का पहला आईफोन लॉन्च करके पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। पहली बार दुनिया ने बिना कीपैड के फुल स्क्रीन वाला टच डिस्प्ले देखा था। फिर 3 जून 2009 को लॉन्च हुए आईफोन 3GS दुनिया के लिए दूसरा एक बड़ा रिवॉल्यूशन था, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस कंट्रोल, कट कॉपी पेस्ट का फीचर जैसे कई सारे ऑप्शन दिए गए थे। इसके साथ ही इस फोन में ऐप स्टोर लॉन्च किया गया था और पिछले आईफोन से इसकी स्पीड जस्ट डबल थी। लेकिन स्टीव जॉब्स यही नहीं रुकने वाले थे, वो तो अपनी अभी रेवोल्यूशन की शुरुआत ही किए थे। स्टीव जॉब्स ने कस्टमर की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग आईफोन में लगातार इनोवेशन अपना जारी रखा और 7 जून 2010 को लॉन्च होता है आईफोन 4, जो कि दुनिया में एक नया सेल्फी रिवोल्यूशन लेके आया था, जिसके 6 लाख प्री ऑर्डर्स पहले ही आ गए थे। ये दुनिया का पहला थिनेस्ट फोन था 8 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। इस फोन के लॉन्च के साथ ही नोकिया, ब्लैकबेरी और मोटोरोला के मार्केट खत्म हो चुके थे। ये सारी कंपनियां बैंकरप्ट होने के रास्ते पे आ चुकी थी। इस फोन में एचडी रिकॉर्डिंग सिस्टम और आई क्लाउड का भी फीचर साथ में दिया गया था। और फिर 21 सितंबर 2012 को लॉन्च होता है आईफोन 5, जिसमें टिम कुक और स्टीव जॉब्स दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। यह बहुत ही खास आईफोन था दुनिया के लिए, क्योंकि इसके जस्ट पहले स्टीव जॉब्स की पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से डेथ हुई थी। इस फोन में डुअल फ्लैश फिंगरप्रिंट फीचर, स्लो मोशन वीडियो, 1 GB रैम और 4 डिफरेंट कलर वेरिएंट में इसको लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक टारगेट था यंगर जनरेशन। लेकिन इसके बाद आईफोन 6 के लॉन्च के पहले पूरी दुनिया भर में रूमर्स थे कि स्टीव जॉब्स के बाद अब एप्पल में कौन इनोवेशन कर सकता है। और इसके बाद लॉन्च होता है आईफोन 6, जो दुनिया का मोस्ट सेलिंग आईफोन भी था। इस आईफोन 6 से करीब 23 करोड़ फोन्स पूरी दुनिया में बिके थे। इसके साथ ही इसमें बेस्ट कैमरा क्वालिटी और बेस्ट डिजाइन फोन था। यह आज तक के आईफोन्स का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि स्टीव जॉब्स ने साल 2010 में ही आईफोन 5 और आईफोन 6 के डिजाइन पहले ही बना के रख दिए थे। फिर आता है आईफोन 7, जिसमें मेजर जो चेंज दिया गया था उसमें बटन फीचर हटा दिया गया था और कंप्लीट स्क्रीन में आपको टच स्क्रीन मिलता था, जिसमें आप टच के थ्रू ही सारे बटन यूज कर सकते हैं। इस फोन में कैमरा क्वालिटी और बेटर की गई। इसके बाद इसमें स्टोरेज क्वालिटी को भी बढ़ाया गया। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि आईफोन 7 से आईफोन 14 के बीच में कंपनी ने कुछ खास अपग्रेडेशन नहीं किया है। सिर्फ कैमरा क्वालिटी, स्पीड और स्टोरेज अपडेट से ज्यादा आईफोन में कोई खास चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं। वो कंपनी जो आईफोन 7 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेशन कर रही थी, वो इसके बाद सिर्फ अपडेट्स में बदल गए। और ये आप आईफोन के सेल्स फिगर में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। 2008 से आईफोन की सेल्स लगातार बढ़ी है और कंपनी ने मैक्सिमम सेल्स साल 2015 में दिया था आईफोन 6 के लॉन्च के साथ। इसके बाद कंपनी का सेल्स लगातार गिरता हुआ आप देखेंगे। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी का सेल्स आप बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन इसको आप कोविड के बाद का भी इफेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि लोग लगातार घरों में थे। जब लोग घरों से बाहर आए तो उन्होंने नए नए फोन्स खरीदने में इन्वेस्ट किया, इसलिए आप ज्यादा सेल्स इसकी देख सकते हैं। तो क्या आप ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि एप्पल अब अपने डाउनफॉल की तरफ जा रही है? लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनीज अपने एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करती हैं। एप्पल ने अपना पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एप्पल आज दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और कोई भी बड़ी कंपनी सिर्फ अपने एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है, और यही एप्पल ने भी किया। अपने आई क्लाउड और ऐप स्टोर लॉन्च करने के साथ ही कंपनी ने अपना इकोसिस्टम बनाने पे ध्यान देना शुरू किया। आईफोन के स्टार्टिंग डेज के लॉन्च के साथ ही कंपनी ने अपने मैकबुक को भी अपडेट करना चालू कर दिया था। जहां एंड्रॉइड यूजर्स के लिए मैकबुक में फाइल ट्रांसफर काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया गया, वहीं आईफोन से मैकबुक में फाइल ट्रांसफर काफी ज्यादा ईजी कर दिया गया बड़े से बड़े फाइल्स को, जिस वजह से अगर किसी ने अपना आईफोन खरीदा है तो वो मैकबुक भी परचेस करे। मैकबुक की 2009 से सेल्स में लगातार इंक्रीमेंट आया है। वहीं अगर हम कंपनी के एनुअल रेवेन्यू भी देखने की कोशिश करें मैकबुक का, तो उसमें भी लगातार हमें बढ़ती देखने को मिलेगी। और इसके बाद आईफोन, मैकबुक के लॉन्च के बाद कंपनी आईपैड की तरफ भी गई, जिसने कंपनी को एक फिक्स रेवेन्यू दिया। अगर आप साल दर साल देखें तो इनको एक फिक्स रेवेन्यू आईपैड से भी मिल जाता है।
एप्पल को इकोसिस्टम क्रिएट करने का असली फायदा तब हुआ जब कंपनी ने वियरेबल, होम और एसेसरीज के मार्केट में एंट्री लिया। आज कंपनी का $38 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू इन्हीं प्रोडक्ट से आता है। साल 2015 में लॉन्च हुई एप्पल वॉच 2021 तक दुनिया के 50% स्मार्ट वॉच मार्केट को कैप्चर कर चुकी है, जिसमें साल 2021 में कंपनी ने 46 मिलियन प्रोडक्ट सेल किए थे। वहीं कुछ एक्सपेंसिव एसेसरीज जैसे कि एयरपॉड्स की सेल भी 10 करोड़ से ज्यादा साल 2020 में ही हुई। लेकिन होम पॉड्स में एप्पल अभी अमेजॉन और गूगल से काफी ज्यादा पीछे है। अगर हम देखें इनकी 2021 की सेल तो सिर्फ 14.8 मिलियन खाली प्रोडक्ट इनके सेल हुए हैं। इसके साथ ही एप्पल ने देखा कि दुनिया भर में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि अमेजॉन और नेटफ्लिक्स ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा था, तो एप्पल ने अपना एप्पल टीवी लॉन्च कर दिया और हर साल कंपनी के एक्टिव यूजर्स में लगातार ग्रोथ आ रहा है। साल 2021 में देखें तो 29.9 मिलियन एक्टिव यूजर्स इस समय एप्पल टीवी के हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें एप्पल का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स देखना है तो वो मिलता है इनकी सर्विसेज के अंदर। एप्पल अपने iCloud वगैरह की सर्विसेज से जो भी प्रोडक्ट बेचती है उससे एप्पल काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। जो भी ऐप स्टोर से आप ऐप परचेस करते हैं वहां से एप्पल एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। साल 2013 में सिर्फ $15.8 बिलियन ऐप परचेजेस पे सेल आती थी इनकी, लेकिन 2021 तक इन्होंने अपने सर्विसेज के दम पे $68.4 बिलियन की सेल्स किया। एप्पल की सर्विसेज एप्पल के रेवेन्यू में एक मेजर कंट्रीब्यूशन करती है। इसके साथ ही एप्पल म्यूजिक आज स्पॉटिफाई के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। जहां स्पॉटिफाई के 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं अगर हम एप्पल के देखें तो 2021 में इनके 88 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों जहां हमने देखा कि इनके आईफोन की सेल गिर रही है, लेकिन इनके अगर हम पूरे इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स जोड़ दें एप्पल के तो इनकी सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। जहां 2006 में कंपनी ने $19.1 बिलियन की सेल की थी, वही 2015 में बढ़ के $233.6 बिलियन की सेल थी और 2021 तक कंपनी की सेल $365.8 बिलियन की हो गई है। वहीं अगर हम एप्पल का सबसे बड़ा मार्केट देखें तो वो है इनका अमेरिका का मार्केट। साल 2021 में एप्पल ने अमेरिका से करीब $153.3 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट किया था। वहीं यूरोप से $89 बिलियन, चाइना से $68 बिलियन, जापान से $28 बिलियन, वहीं रेस्ट ऑफ एशिया पैसिफिक और इंडिया से इन्होंने करीब $26 बिलियन की सेल जनरेट की। तो दोस्तों इस एनालिसिस के साथ हमें एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन मिलता है कि कोई भी बड़ी कंपनी अपने एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। ये विजन स्टीव जॉब्स का ही था, इसीलिए उन्होंने iCloud और ऐप स्टोर अपने ही टाइम में लॉन्च कर दिया था। उनको पता था कि माइट बी इन फ्यूचर एक ऐसा टाइम आ सकता है कि आईफोन की सेल्स गिर सकती है, लेकिन उन्होंने इसका एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया कि कोई अगर आईफोन यूज कर रहा है तो वो iWatch भी पहने, इसके साथ ही वो मैकबुक भी यूज करे, इसके साथ ही वो iPad भी यूज करे, इसके साथ ही वो एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन भी ले ले और वो पूरी तरीके से एप्पल के इकोसिस्टम में घिर जाए। तो यही काम आज एप्पल कर रही है और यही इकोसिस्टम का तरीका बहुत सारी बड़ी कंपनियां भी करती हैं। अगर आप नेस्ले को भी देखें तो नेस्ले के आज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो अगर उनका एक प्रोडक्ट कभी फेल भी हो गया, जैसे कि नेस्ले का मैगी एक समय में फेल हो गया था, लेकिन उनका रेवेन्यू कभी नहीं घटा क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बल्क ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए हुए थे। तो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको एक प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट आपका कुछ साल चलेगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग जाना है, आपको बहुत दूर तक अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे और उसका एक इकोसिस्टम बिल्ड करना होगा, जिसकी पावर आप एप्पल से सीख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइए। आप एप्पल के कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं इसको भी आप बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन में प्रेस कर सकते हैं।